भूखा शंकर और लालची रमेश। एक छोटे से बंद गंदे से कमरे में शंकर अपने घिसे पिटे कपड़ों में बैठा होता है। रमेश उसका मकान मालिक एक मोटी गोल्ड चेन पहन के वहीं खड़ा होता है। शंकर भाई 1 मिनट है। 1 मिनट का तो मैं 10 रुपए लेता हूँ। बताओ क्या काम है। अरे अरे ये कैसा मजाक है। मैं तो बस रेंट की याद दिलाने आया था। रेंट तुम्हारा अब से 20,000 रुपए हो गया है। अरे वाह क्या बात है। रेंट तो आपके क्रिकेट स्कोर की तरह बढ़ता ही जाता है। हर महीने सेंचुरी मार दो। महंगाई बढ़ रही है शंकर। सब कुछ महंगा हो गया है तो चुपचाप रेंट भर देना। हाँ हाँ बिल्कुल। आपकी चेन का साइज देखा, वो भी महंगी हो गई है। मेरा रेंट नहीं, बस आपके गहने मोटे होते जा रहे हैं। अरे यार तुम तो बस अपने खर्चे में ध्यान रखते हो। मेरे खर्चे में तो सिर्फ चाय बिस्किट और किडनी बेचने का ऑप्शन रह गया है। पर किडनी भी सिर्फ 2 ही है ना, तीसरी मिले तो आपको भेज देता जरूर। तुम्हारी बात है बिना, ऐसे रेंट तो बढ़ ही गया है। अब तुम्हें 20,000 देना ही पड़ेगा। मान गया रमेश भाई। आप वो आदमी हो जो टाइटैनिक को डूबते वक्त भी बचाने के बजाय पैसे गिनाते कि बचाने के लिए तुम्हारे 10 रुपए लगेंगे। अरे तुम जैसे लोग हो तो। हाँ हम जैसे लोगों के पैसे पे ही तो आप इतने अमीर बने हो। पैसे बचाना नहीं आता, बस किडनी बेचना आता है हमें तो। एक हफ्ते बाद घर के नीचे शंकर और रमेश फिर से मिलते हैं। शंकर तुम्हारे घर की दीवार में क्रैक आ गया तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? रमेश भाई मैं तो अपने पेट में भी क्रैक लेकर घूमता हूँ। मेरा खाना तो कब का क्रैक हो चुका है। दीवार का रिपेयर कराना होगा और रिपेयर का पैसा भी तुमसे ही निकलवाना पड़ेगा। तो तुम्हारा रेंट 20,000 नहीं 22,000 मानो अब से। अरे वाह क्या बात है। पहले रेंट बढ़ाया, अब दीवार का खर्चा भी रेंट पे निकाल रहे हो, और वो भी हर महीने के लिए बढ़ा रहे हो। अगले महीने हवा लेने के भी पैसे लोगे क्या? मस्ती बंद करो शंकर, ये घर मेरे बाप का है। बिल्कुल, और उस बाप की प्रॉपर्टी के तो आप राजा हो, पर हम जैसे गरीब लोग तो बस प्रजा हैं जो हर महीने राजा को टैक्स भरते रहते हैं। राजा? मैं राजा नहीं, मैं शैतान हूँ शैतान। अरे नहीं नहीं, शैतान तो क्लास ही होता है। आप तो बस एक महंगा कैलकुलेटर हो जो पापा की पुश्तैनी जमीन पर नंगा नाच दिखा रहे हो। रमेश और शंकर फिर एक हफ्ते बाद फिर से मिलते हैं। रमेश सांस फुलाए हुए गुस्से में फिर से वापस आता है। शंकर ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम लोगों को कह रहे हो कि मैं लुटेरा हूँ? अरे रमेश भाई आपको लुटेरा कोई कैसे बोल सकता है। मैंने तो बस इतना कहा है कि अगर किसी की जान खतरे में होती और रमेश भाई कहते मैं हूँ ना, तो लोग बचाओ की जगह भागो बोल के निकल जाते वहीं से। ये सब बंद करो, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। अरे रमेश भाई, बदनाम तो वो होता है जिसका नाम होता है। आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? आपका रेंट नोटिस ही काफी है। तुम्हारा यह मजाक मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। महंगा पड़ रहा है तो आप तो महंगाई के बेताज बादशाह हो। ब्रांड एम्बेसडर कहूंगे आपको। वैसे एक बात है, मैंने भी अपनी नई पॉलिसी निकाली है। कैसी पॉलिसी? अब से जब भी आप मुझसे बात करोगे तो आपको मुझे बात करने के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे। ये मेरी एडवाइस फीस है। हर हवाबाजी, हर फालतू ज्ञान का मैं 100 रुपए लूंगा। अरे ये फालतू की नई स्कीम कब से लॉन्च हुई? तभी से जब आपने हर रेंट का ईएमआई प्लान लॉन्च किया है। तुम तो एक नंबर के पागल हो यार शंकर। हाँ जरूर पागल हूँ मैं तो सिर्फ बजट मैनेज कर रहा हूँ जैसे आप करते हो, पर मैं एडवाइस की फीस लेता हूँ जैसे आप रेंट से पैसे कमाते हो। जब रमेश घर वापस जा रहा होता है तो वो सोचता है कि उसने बेचारे शंकर पे ज्यादा ही पैसा लगा दिया। अगर वो शंकर से अच्छे से बात करता तो शंकर बुरा ना मानता। ये सोच के वो एक आखिरी बार शंकर के पास जाता है माफी मांगने के लिए। शंकर भाई मान गए, तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। अरे वाह, आपने भी ज्ञान की बातें सीख ली। तुमने एक बात तो सही बोली, महंगाई बढ़ रही है पर इंसानियत भी बढ़नी चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो इंसानियत भी तो बढ़नी चाहिए ना। बिल्कुल, ये बात मैंने बोली थी। मेरे को क्या पता कौन सी बात सही निकल जाती है, पर आप भी सही कह रहे हो। महंगाई का सोल्यूशन पैसा नहीं इंसानियत है। तो चलो मान गए तुम्हारी बात, अब से तुम्हारा रेंट नहीं बढ़ाया जाएगा। अरे मुझे लगा था कि मेरी फालतू बातें सुन के आप तो पूरा घर ही बेचने वाले हो, फिर आप तो मेरी बात मान गए। नहीं शंकर भाई, अब मैं समझ गया हूँ, पेट पे लात मारने से पेट नहीं बढ़ता। क्या बात है रमेश भाई, लगता है पहली बार आपने किसी और की बात मानी है। बिल्कुल शंकर, इसलिए मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारा रेंट सिर्फ 10,000 रुपए ही है, 20,000 रुपए नहीं हो रहा है। क्या बात है रमेश भाई, आपका दिल जितना बड़ा काश मेरा वॉलेट भी होता तो आज मैं इतना गरीब नहीं होता। जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं चलती, इंसानियत भी जरूरी होती है। महंगाई तो सबको तंग करती है, पर दिल बड़ा रखो, बातें हल्की रखो। कभी कभी एक मुस्कान और समझदारी
भी कमाल कर जाती है। मेरी भैंस को अंडा क्यों मारा? राजापुर नाम का एक गांव होता है जहां काम कम और बकवास ज्यादा होती है। काम के अलावा इनसे सब करा लो और लोग उतने ही खुश रहेंगे जितने अभी है। उसमें सुरेश एक पुलिस थाने जाता है, थोड़ा परेशान होके। गांव का आदमी बेचारा टेंशन में होता है। वहां पे अमन पुलिस कांस्टेबल खड़ा होता है। अरे अरे बताओ क्या मसला है, जल्दी जल्दी बोल, मेरा समोसा ठंडा हो रहा है। भैया जी, मेरी मणिकर्णिका गायब हो गई। मणिकर्णिका? अबे है कौन? पत्नी है, लड़की है, आइटम है, मम्मी है, दीदी है, बहन है, कौन है भाई बता तो हमें। ये मणिकर्णिका कहाँ से बीच में आ गई? अरे नहीं साहब जी, वो तो मेरी भैंस है, भैंस जान है मेरी जान। भैंस का नाम मणिकर्णिका? भाई तो ठीक है, पागल वागल हो गया है क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, भैंस का नाम मणिकर्णिका? भाई तू दिमाग से ठीक है क्या? किस दुनिया का है तू भाई? अरे भैया मणिकर्णिका ही तो हमारी दुनिया थी, उसके बिना हमारी दुनिया ही अधूरी है। उसकी फोटो भी लाया हूँ, देखो कितनी सुंदर लग रही है। अबे ये तो हर भैंस जैसी दिखती है भाई, इसमें यह खास है? ऐसा मत बोल देना भैया, उसका तो दूध ही अलग निकलता है। उसके दूध का स्वाद लेने के लिए गाँव में लाइन लगती है, लाइन। दुनिया का कोई दूध से कम्पीट नहीं कर सकता। लोग लाइन लगाते हैं, लाइन आपको पता है कहाँ तक लगाते हैं? बहुत दूर तक। तो तू चाहता है मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के तेरी भैंस ढूंढूं? बस एक रिपोर्ट लिख दो साहब, बाकी भगवान देख लेगा। भाई यार गाय भैंस की ना मिसिंग रिपोर्ट लिखने का सिस्टम है नहीं। तू एक काम कर, रिपोर्ट लिखवा ले। पहले 24 घंटे देखो वेट करना पड़ेगा, लेकिन 24 घंटे? अरे हमारी भैंस कोई दोस्त थोड़ी है जो खुद लौट के आ जाएगी। भैंस को तो लोग 24 घंटे में भगा ले जाते हैं। भाई देख, ये कोई इंसान तो है नहीं, और रूल तो रूल होता है। ये रिपोर्ट लिखवाने दिखवा, वरना भग जाए यहाँ से। सुरेश रिपोर्ट लिखवा के बाहर जा रहा होता है, पर उसके मन में टेंशन अभी भी होती है कि उस बेचारे की भैंस वापस मिलेगी कि नहीं। सुरेश चाय पीने जाता है, तभी वहाँ शर्मा जी आते हैं। अरे सुरेश क्या हो गया? पुलिस थाने के चक्कर क्यों काट रहा है? किसी की जेब काट ली क्या? और अब मणिकर्णिका गायब है और ये पुलिस वाले मेरी मदद नहीं कर रहा है। मणिकर्णिका? ये किसी फिल्म की बात कर रहा है क्या तू? कोई सीडी वीडी है क्या खो गई है? पेन ड्राइव खो गई है तेरी? अरे मेरी भैंस भाई। हाँ मणिकर्णिका रखा है मैंने उसका। भाई तेरी भैंस का नाम मणिकर्णिका कैसे हो सकता है? ये तो सारे गांव को पता होना चाहिए, ऐसी बेवकूफों वाली बात है। कुछ मत बोलना तू शर्मा, तू समझ नहीं रहा है। वो कोई यहाँ भैंस वैस नहीं है, वो मेरे परिवार की एक मेंबर थी, मेंबर। वो मेरा परिवार है, वही मेरी दुनिया है। अच्छा अच्छा समझ गया। चल एक काम कर, चौराहे पर लाउड स्पीकर लगा दे और पूरी दुनिया को अनाउंस कर दे, मेरी मणिकर्णिका खो गई है। ये आइडिया बहुत सही है, पर पुलिस परमिशन देगी क्या? अबे परमिशन के बिना कौन सी बिजली गिर जाएगी? तुझे अपनी भैंस ढूंढनी है या परमिशन लेने के लिए फिर से थाने जाना है? मैं तेरे को सोल्यूशन दे रहा हूँ, तू बाकी सोच ले। तेरे को भैंस ज्यादा प्यारी है पुलिस वाले की डांट? चलो भैया हमने तो सोच लिया, लाउड स्पीकर वाले के पास जाते हैं और बढ़िया से भैंस के लिए अरेंजमेंट करके आते हैं। तभी वहां से सुरेश जाता है रमेश भाई के पास, जो उसको लाउड स्पीकर खुद ही दे सकते हैं। ए शर्मा क्या चाहिए? शादी के लिए लाउड स्पीकर ढूंढ रहे हो क्या? गांव में जागरण करना है? अरे जगराता नहीं करना, ये सुरेश अपनी भैंस ढूंढ रहे हैं, अनाउंसमेंट करवाना है। भैंस का अनाउंसमेंट? अबे क्या जमाना आ गया है, क्या बोल रहे हैं लाउड स्पीकर में? देखो गाँव वालों, मेरी मणिकर्णिका खो चुकी है। वो बहुत दिन से गायब है, काली काली भैंस है, पिछले 5 दिनों से नहीं है, पिछले 5 दिनों से मिली नहीं है। अगर किसी को ऐसा भैंस चलती हुई दिखी तो मुझे तुरंत कांटेक्ट करें। बड़ी याद आती है अपनी भैंस की। भाई तेरी भैंस का नाम मणिकर्णिका है और तुझे लगता है लोग तेरे को सीरियसली लेंगे? भाई गांव वाले तो उसमें मजाक बनाएंगे, मजाक। तू स्पीकर के पास आना, बाकी छोड़, सब ढूंढ लेंगे। चल ठीक है, ये एक कंडीशन है, अगर भैंस मिल गई तो मुझे फ्री में दूध मिलेगा, एक पैसा नहीं दूंगा मैं उसके लिए। सोच। अब मान गया भाई, चल तू लाउड स्पीकर लगा चुपचाप। सुरेश रमेश और शर्मा जी के साथ निकल लेता है। वो पूरे गांव के चक्कर काटता है लाउड स्पीकर लगा के। इतने में लोग कंप्लेन करते हैं कि गांव में आवाज बहुत हो रही है और पुलिस वाला फिर से आता है। अबे भाई ये क्या नौटंकी है? ये सब बिना परमिशन के तू कर कैसे रहा है? अरे इंस्पेक्टर साहब आपने कहा था 24 घंटे, अब तक मैंने सोचा मैं कुछ कर देता हूँ, मैं खाली कैसा बैठता हूँ अपनी भैंस को खोने के बाद। अबे भाई तो लाउड स्पीकर पे बोलेगा सबको कि मणिकर्णिका खो गई है? तू पागल वागल हो गया है क्या? तू आदमी अलग है भाई, मैं सही कह रहा हूँ, अलग तरह का आदमी है तू। हाँ लाउड स्पीकर वाला सिस्टम कुछ तो फायदा करेगा। आपने तो रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। अबे यार तू इसलिए कर रही है कि मैंने तो रिपोर्ट नहीं लिखवाई। प्लीज ये सारे नाटक बंद कर ताकि गाँव वाले चैन से अपना काम कर पाए। पर एक बात बता पहले, तूने भैंस का नाम मणिकर्णिका सोच के क्या रखा? अरे भाई स्पेशल कहानी है इसकी। मणिकर्णिका और हम जब छोटे थे ना तो बहुत तेज भागती थी, एकदम रानी झांसी के घोड़े की तरह। तो हमने भी सोचा अब इतनी भैंस कोई भैंस भागी है तो उसका नाम रखना तो मणिकर्णिका ही बनता है ना। वाह भाई,
अगर तेरी भैंस मिल भी गई ना तो लोग आके सबसे पहले तेरे को मारेंगे। तभी सुरेश और इंस्पेक्टर देखते हैं उसकी भैंस मणिकर्णिका वहीं सामने खड़ी होती है। वाह रे वाह, मेरी भैंस मिल गई। भैंस तो तेरी मिल गई, पर अब जो जितने तूने ड्रामे किए हैं, जितने सबको वादे किए हैं, वो सब भी निभाने बनते हैं ना। अरे अरे सब निभा देंगे, हमारी भैंस मिल गई, बस इसी बात की खुशी है। ये कहकर सुरेश अपनी भैंस के साथ निकल जाता है। वो और उसकी भैंस गांव छोड़ के निकल जाते हैं। 2 हफ्ते बाद सुरेश सुरेश आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसके सर पे कर्जा बहुत हो जाता है। इसी बात से सुरेश की मृत्यु हो जाती है और उसकी भैंस एक बार फिर से भाग जाती है। मर गया फूफा। एक छोटी सी बैठक में सब लोग खड़े होते हैं। फूफा जी की फोटो कोने में टंग रही होती है और उसके अराउंड एक फूलों की माला होती है। रूम में सिर्फ 3 लोग होते हैं, चाचा जी, बिट्टू और रघु। मुन्नी जो घर की एक इकलौती औरत होती है, चाय बनाने के बहाने दूसरे कमरे से सब सुन रही होती है। हवा में टेंशन होती है। हाय फूफा जी, क्या ट्रेजिक मौत मरे हैं। एक कुत्ता, एक समोसा और एक आर्ग्यूमेंट, कौन सोच सकता था। अरे चाचा जी प्लीज डिटेल में बताओ, ये कुत्ते वाला सीन क्या है। क्या बताऊं बेटा, वो पड़ोसी का कुत्ता बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया था। तेरे फूफा जी जो बस अपनी मॉर्निंग वॉक पे गए थे, उस कुत्ते को देख के पागल हो गए। बोला तेरा मालिक बेवकूफ है क्या, तुझे चेन पे नहीं रखता। तो कुत्ते ने क्या बोला, तो फिर कुत्ता भौंकने लगा। हाँ कुत्ता तो भौंकेगा ही, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि फूफा जी ने उस कुत्ते को शांत करने के लिए समोसा देने की कोशिश की। अरे कुत्ते को समोसा कौन देता है। वही तो, उस कुत्ते ने समोसे को रिजेक्ट किया और फूफा जी को काट लिया। क्या ट्रेजिक सीन है। इसी बात से उनकी मौत हो गई। नहीं नहीं, ये तो बस शुरुआत है। फूफा जी को लगा था कि इम्पोर्टेड साबुन से चोट को धोएंगे तो सारा खून ठीक हो जाएगा, बस सोप से इतने में ही उनको इन्फेक्शन हो गया और तेरे फूफा जी गुजर गए। एक मिनट, तो फूफा जी को कुत्ते के काटने की वजह से मौत हुई नहीं है, फूफा जी को नकली साबुन लगाने की वजह से मौत हुई है। अरे सोप इन्फेक्शन थोड़ी ना रोक सकता है। बस वही तो गलती कर दी फूफा जी ने, अपने साबुन पे ज्यादा ही भरोसा कर लिया। और तेरे फूफा जी तो है ही एक नंबर के ढीठ। अब भला कौन बताता उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए। पर ये जो फूफा जी की मौत हुई है ना, कुछ गड़बड़ तो लग रही है। समोसे और कुत्ते के चक्कर में भला कौन जाता है। एक तरफ कुत्ता, एक तरफ समोसा और फूफा जी बीच में। मतलब ये तो पूरा क्राइम थ्रिलर लग रहा है मुझे। वैसे एक बात बताओ, फूफा जी को लगा क्या था, कुत्ता उनका समोसा खा लेगा तो चुप हो जाएगा। ये मजाक करने का टाइम नहीं है रघु, तुम्हें पता है ना फूफा जी कितने इज्जतदार आदमी थे। उन्होंने तो बस कुत्ते को शांत कराने के लिए समोसा खिलाने की कोशिश की। हाँ, और कुत्ता बोलता, हाँ मैं तो शांत हो जाता हूँ। शांत और मैं, मुझे बस 2 काम आते हैं, भौंकना और काटना। भौंक मैं चुका हूँ और काटने में जा रहा हूँ। लेकिन भाई बात तो यही है, अगर उनके हाथ में समोसा नहीं होता तो वहाँ गड़बड़ नहीं होती। मैं तो कहता हूँ समोसे की एलर्जी से मरे हैं फूफा जी, तभी वहाँ से मुन्नी आ जाती है। मैं भी कब से यही कह रही थी रघु, फूफा जी जरूर आलू वाले समोसे की एलर्जी की वजह से मरे हैं। मुन्नी बस करो, एलर्जी अगर होती फूफा जी को तो भला वो 2 समोसे रोज के कैसे खा लेते। वही तो प्रॉब्लम है, रोज खाते थे तो एलर्जी धीरे धीरे करके डेवलप हो गई। भाई सिंपल साइंस है ये। और तू तो बड़ा आइंस्टाइन का चुप्पा आया है यहाँ पे। ए गाली मत दे, ठीक है। साइंस मेरी वीक है तो क्या हुआ, ह्यूमैनिटी में टॉप मारता हूँ ना। हाँ जरूर, नीचे से। 1 घंटे बाद मुन्नी चाचा जी के पास चाय लेके जाती है। सबका फोकस अभी भी फूफा जी की लेगेसी पे शिफ्ट हो जाता है, स्पेशली उनके इम्पोर्टेड सोप कलेक्शन पे। वैसे एक बात बताओ यार, फूफा जी थे तो साबुन के शौकीन, अब उनके सोप कलेक्शन का करना क्या है। जर्मनी के सोप, फ्रांस के परफ्यूम, ये सब तो कूड़े में ही जाएगा। अरे वो सोप उनका शौक था और कोई उस पर हाथ नहीं लगाएगा। अरे सोप की बात हो रही है भाई, फूफा जी के साबुन से अगर गरीबी दूर होती ना तो हम तो कब के अमीर हो चुके होते। मैं तो कह रही हूँ सोप को संभाल के रखो, कम से कम बंटी दिन के 2 बार हाथ तो धो लेगा खाने के पहले। मुन्नी सही कह रही है वैसे, बंटी तो बाद भी हाथ नहीं धोता है। अगले दिन चाचा जी आते हैं और एक बार पूरा केस क्लियर करना चाहते हैं। देखो एक बात तो क्लियर है, ये कुत्ते का कांड सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फूफा जी बस समोसे का प्यार बढ़ाना चाहते थे, कुत्ता वो प्यार समझ नहीं पाया और फूफा जी को काट के उनको मृत्यु के घाट भेज दिया। अरे कुत्ता कैसे समझता, उसने भी बोला होगा भाई मुझे डॉग फूड चाहिए, समोसे से मेरा काम नहीं होने वाला। हाँ तो तुम्हारे फूफा जी दिमाग के थोड़े कमजोर थे पर इंसान वो अच्छे थे। तो अब क्या हम उस कुत्ते को भी फैमिली बिल में ऐड कर दे क्या, उसे भी पैसे दें हम लोग। वैसे गलत आइडिया नहीं है तुम्हारा, आखिर तुम्हारे फूफा जी को ऊपर पहुंचाने वाला था तो कुत्ता ही, उससे भी थोड़े पैसे तो मिलने ही चाहिए। अब भला विलेन की भी थोड़ी इज्जत होनी चाहिए ना। भाई मतलब कुत्ता हमारा रिलेटिव बन जाएगा, जितना तुझे और मुझे मिल रहा है उतना इस कुत्ते को भी मिलेगा। भाई ये लॉजिक नहीं बेवकूफी वाली बात है। मैं तो कहता हूँ कुत्ता जाके अपनी मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तभी बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, सब एकदम फ्रीज हो जाते हैं। अरे ये आवाज कुत्ते की लग रही है।
वहां लग तो ये कुत्ते की रही है, लगता है ये साइन है। कैसा साइन? अबे कुत्ते को इतना गाली दे रहा था, कुत्ता तेरे को मारने आ गया भाई। फूफा जी की आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है, शायद अपॉलॉजी मांग रही है। चाचा जी सॉरी, अगली बार से हम लोग कभी कुत्ते का मजाक नहीं उड़ाएंगे, और आपके समोसे का तो बिल्कुल नहीं, और आपकी साबुन का कलेक्शन तो बेस्ट के भी यूपर है, सुपर के भी ऊपर है। तभी दरवाजे पे मुन्नी आती है और सबका डर गायब हो जाता है। रिलैक्स करो सब लोगों, उस कुत्ते को यूथनाइज किया जा रहा है। यूथनाइज मतलब कुत्ते को मारा जा रहा है? अबे मारा नहीं, सुलाया जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। भाई कुत्ते को सुलाने का एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो ऊपर जाके फिर से फूफा जी को मिल गया तो इस बार तो बिल्कुल फूफा जी को छोड़ देने वाला है। अरे धरती पे नहीं छोड़ा था, कुत्ते ने धरती पे एक बार तो काट लिया, अब आसमान में जाके फिर से फूफा जी की खा जाएगा। जिंदगी में कुत्तों को भौंकने देना चाहिए और साबुन को संभाल के रखना चाहिए। पर सबसे जरूरी बात, प्रॉब्लम का ब्लेम शराब, कुत्ते या समोसे पे डालने के बजाय कभी कभी अपनी गलती मान लेनी चाहिए। दादाजी की लंगोट में छेद। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव जिसका नाम है सुजनपुर। यहाँ की सुबह इतनी ही धीरे होती है जितना मुन्ना का मैथ्स में दिमाग चलता है। इसी सुस्त मौसम में खड़े दादाजी सुना रहे होते हैं अपनी मशहूर कहानियां। सुनो सब, आज हम डिस्कस करेंगे वेल्थ बिल्डिंग की टेक्निक। ये दुनिया पैसों से ही चलती है, और पैसे कमाना एक कला है जो सिर्फ मुझे सिखानी आती है। भाई दादाजी के लंगोट देख रहा है, उसमें तो हवा भी शर्माती है अंदर जाने से। हाँ, और दादाजी हमें बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। पहले अपनी लंगोट का इन्वेस्टमेंट तो कर लो। ओए, जो हंस रहा है वो सबसे ज्यादा बर्बाद होगा। देखना तुम, मेरे शेयर मार्केट के सपने कैसे आसमान छूते हैं। दादाजी पर आपके पास तो सिर्फ 35 रुपए हैं, और आप खुद इन्वेस्ट क्या करोगे? अरे नादान पोती, ये 35 रुपए नहीं, एक सोच है, सोच। ये पैसे नहीं, एक आइडिया होता है। आइडिया ही सब कुछ होता है। मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं। हाँ दादाजी, हमारे लंगोट में छेद नहीं है, पहले आप अपनी लंगोट सिलवा के आओ। दादाजी की बातें होती जितनी भी उटपटांग, दिलचस्प तो होती थी, और यही बातें सुनने के लिए मुन्ना, चिंटू और कमला फिर से दादाजी के पास अगले दिन आते हैं। देखो भाई, बिजनेस करना है तो पहले मार्केट समझो। डिमांड और सप्लाई की बातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लंगोट बेचता, आपकी वाली लंगोट तो मैं फ्री में भी ना लेता। अरे गधे के पोते, ये सोचो कि मुझे लंगोट बनानी नहीं आती, पर मुझे मार्केट समझना आता है। मैं आइडिया बेचता हूँ, प्रोडक्ट नहीं। आइडिया के क्या करोगे? आइडिया तो एक रोटी भी नहीं ला सकता। और यही तुम्हारी गलती है। जो लोग सोचते हैं रोटी कमाने का, वो कभी केक नहीं खा पाते। ये गांव में केक तो मिलता रहेगा, पर दादाजी पहले अपनी लंगोट तो सही करा लो। अरे ये गांव वालों की छोड़ो, तुम बड़ा सोचो, बड़ा बड़ा सोचो। दादाजी आपकी सोच से ज्यादा बड़े तो आपके लंगोट में छेद है, पहले आप अपनी लंगोट सही करा के आओ। दादाजी के पैसे कमाने की टेक्निक ना कभी खत्म होती, और ना ही बच्चों का मन भरता दादाजी का मजाक उड़ाने से। ये देखो, ये होता है स्टॉक मार्केट का ग्राफ। ऊपर जा रहा है प्रॉफिट, नीचे गया लॉस। अरे पर दादाजी, ये तो स्ट्रेट लाइन है। अरे अरे, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम जैसे लोगों का ही लॉस होता है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बात है पेशेंस। पेशेंस? आपको तो लंगोट रिपेयर कराने के लिए भी पेशेंस नहीं है दादाजी, आप हमें कैसे खाओगे? अरे मूर्ख बच्चे, देखो, एक शेयर खरीदो, जब वो नीचे जा रहा हो तब बेच दो, और जब वो ऊपर जा रहा हो तो खरीद लो। दादाजी ये तो सबको पता है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगा दी आपने? अगर इतना ही ज्ञान होता तो एक नई लंगोटी ले लेते आप। पता है, पर कौन कर रहा है ये? मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम इमोशनल मत बनो। स्टॉक मार्केट पे दिल नहीं, दिमाग लगाओ। दादाजी आपके पास स्टॉक्स है? अभी नहीं है, पर मेरा एक प्लान है। हाँ, प्लान तो सबके पास होता है दादाजी। प्लान तो दादाजी आपकी लंगोट में भी है, वो भी मल्टीपल होल्स के साथ। दादाजी आत्महत्या करने से पहले एक आखिरी बार बच्चों से मिलते हुए, जाने दो, हंसी मजाक उड़ाओ जितना भी बोलना है तुम्हें। एक दिन तुम सब देखोगे कि दादाजी का आइडिया सबसे बड़ा था। पर दादाजी, आप सीरियसली पहले अपनी लंगोट ठीक करवा लो। सब कुछ इंस्पिरेशनल नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए होती है जिंदगी में। और अब प्रैक्टिकल लोग हमेशा एवरेज ही रहते हैं। जीनियस तो वो होता है जो दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। मेरे लंगोट के होल्स भी एक मेटाफर है। मेटाफर यानी मुहावरा? किस चीज का दादाजी? मुहावरा फॉर अपॉर्चुनिटी। जब एक चीज खत्म होती है, नए रास्ते वाली एक नई चीज शुरू हो जाती है।
हाँ, और वो नया रास्ता से सीधे आपकी लंगोट से जाता है हवा खाते हुए। तुम लोग नहीं समझोगे, पर देखना एक दिन तुम्हारे पास भी 35 रुपए होंगे और तब तुम मेरे पास ही ज्ञान लेने आओगे। दादाजी, अगर मेरे पास 35 रुपए हुए कभी, तो मैं सबसे पहले आपको दान कर दूंगा, ताकि आप उन 35 रुपए की एक नई लंगोट ले पाओ। बस बहुत हो गई तुम्हारी लंगोट की हंसी मजाक। मेरे अंतिम पत्र में तुम तीनों का नाम सबसे ऊपर होगा। दादाजी, लगता है आप भूल रहे हो, अंतिम पत्र लिखने के लिए भी आपको पेपर खरीदना पड़ेगा, पेन खरीदना पड़ेगा और उसके साथ रस्सी भी लेनी पड़ेगी। उसके लिए पैसे कहाँ है? लाइफ में बड़े आइडियाज होना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल होना उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। टायर में हवा भरने से प्लेन नहीं उड़ता, इंजन भी चलाना पड़ता है। सो ज्ञान फुल टाइट रखो, पर लंगोट के होल को भी इग्नोर मत करो। अपॉर्चुनिटी वही मिलती है जहां से हवा घुस रही हो दादाजी, और आपकी लंगोट में तो छेद ही छेद रहेंगे। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम होता है विजयपुर। वहां जिंदगी चलती है आराम से और लोग रहते हैं शान से, ना किसी से लेना ना किसी से देना, बस खुशी से जीना। वहां एक नौजवान जिसका नाम होता है गोपू, वो लोगों का जिंदगी में फायदा कम कराता है और अपने मुनाफे के लिए उनका फायदा ज्यादा उठाता है। एक दिन उसे एक नया प्लान आता है उसके दिमाग में, जिसे वो कहता है लॉटरी फंड का आइडिया, और ये लेके वो गांव के चौराहे पे पहुंच जाता है। सुनो सुनो गांव वालों, ये कोई ऑर्डिनरी लॉटरी नहीं, ये है जैकपॉट लॉटरी। 1 करोड़ रुपए का इनाम है, और अगर हम सब मिलके इन्वेस्ट करें तो जीत हमारी ही होगी। 1 करोड़? गोपू, ये तो फ्रॉड लग रहा है। फ्रॉड? अरे भोला काका, सरकारी लॉटरी है ये, वो स्कैम वैम नहीं जिसमें तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्कीम है, और इसमें पैसे लगाने के लिए रामू ने अपनी कीमती भैंस बेच दी है। पर 1 करोड़ का टिकट बहुत महंगा नहीं पड़ेगा? अरे हाँ यार, इसलिए तो मैं तुम सबको बुला रहा हूँ। देखो, तुम सब मुझे पैसे दोगे, और जितने पैसे तुम मुझे दोगे उसका 1-1 रुपए का मैं हिसाब रखूंगा, और इस हिसाब के जितने पैसे मेरे को मिलेंगे वो मैं तुम सबको वापस बांट दूंगा। ये थोड़ा रिस्की लग रहा है, अगर नहीं जीते तो? रिस्की? अरे गांव के लोग तुम सारे ऐसे छोटे से ही होते हो यार, छोटी सोच तुम्हारी। पहले से ही हार की बात कर रहे हो, सपोजिंग जीत गए तो तुम्हारे पैसे तो डबल ट्रिपल हो रहे हैं ना, फायदा तुम्हें ही होगा। और बॉक्स की बात मेरी, मैं पूरा बॉक्स अपने देख रेख में रखूंगा और सारे पैसे संभाल के रखूंगा। देखो, ये एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। अगर हम जीत गए तो हर इंसान लखपति बन जाएगा, और अगर नहीं जीते तो वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। और टिकट के पैसे तुम्हारे पास ही रहेंगे। हाँ, मैं गांव का ट्रस्टी हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं रखते क्या? गोपू भाई देख, तुझ पे भरोसा तो किसी को नहीं है, पर चल इस बार तेरी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर टिकट जीत गए और तुम भाग गए तो? अरे भोला काका, कैसी बातें कर रहे हो? मैं कभी भागा हूँ गाँव के पैसे लेके? हाँ, वो एक दो बार पहले किया है मैंने, पर अब मैं बदल गया हूँ। अब मैं नेक इंसान बन गया हूँ। गाँव तो मेरा परिवार है, इस गाँव का भला करना तो मेरी गारंटी है, गारंटी। चलो भोला, मान गए। तुम्हारी बातें उतनी भी खराब नहीं साउंड कर रही हैं। एक हफ्ते बाद लॉटरी के नंबर आते हैं। सब लोग गोपू को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि पैसे बने कि नहीं। बस अब चमकेगा अपना लक। देखो गांव वालों, कैसे जीतता हूँ मैं, करता हूँ पैसे डबल। गोपू भाई, तू जीता क्या? हाँ हाँ गोपू, बहुत टाइम हो गया, हमारे सारे पैसे लगे हुए तेरे पास। बता, हम पैसे जीते कि नहीं? वो क्या बात है ना कि जो लॉटरी थी ना, उसमें थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन ना जो नंबर था एकदम क्लोज था, क्लोज। हम जीतने ही वाले थे। अरे हमारे पैसे का क्या हुआ भाई? जैकपॉट में जो हमने पैसे लगाए थे, जैकपॉट के विनर ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, ये क्लोज वोज कुछ नहीं होता वहां पे। हाँ गोपू, हमने सारी अपनी सेविंग लगा दी थी, अब कहाँ से भरेगा तुम्हारे पैसे? अरे भाई टेंशन मत लो, लॉटरी का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस। हम अगले महीने फिर से ट्राई करेंगे। ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी इस बार, तो हम नहीं जीते। अगर अगली बार मर्जी होती तो हम फिर से जीत जाते। अबे गोपू, ऊपर वाले की नहीं, तो स्कैम चल रहा है, स्कैम। हमारे पैसे वापस कर। देखो देखो देखो, एक काम करते हैं, एक ही तो लॉटरी हारे है, अभी 3 और सरकारी लॉटरी बाकी है यार, जहाँ तुम्हारे पैसे सब सही से लग पाएंगे। देखो मैं कहता हूँ, तुम लोग ना एक लंबी सांस लो और बस भरोसा रखो मेरे पे। भाई तू पागल आदमी है यार, तू फिर से लॉटरी हरवाएगा नहीं, सबके गांव के पैसे लुटाएगा। तेरे को पता है, बल्लू काका ने अपना घर बेच दिया है इस लॉटरी के नाम पे, टुनटुन मौसी ने अपनी 2 गाय बेच दी है, और हीरा ने तो अपनी मिठाई की दुकान बेच दी है, बस तेरी इस लॉटरी के पैसे में लगाने के लिए। अरे भरोसा रखो, थोड़ा वेट करो, ऐसे थोड़ा जीत जाते हैं बस। देखो मैं बस 2 मिनट में आया, ये बोल के गोपू वहां से निकल लेता है। कुछ दिन बाद लोग गोपू के घर के बाहर खड़े होते हैं, पर किसी को गोपू दिखता ही नहीं। अरे गोपू को देखा किसी ने? वो तो लॉटरी के दिन के बाद कभी वापस आया ही नहीं, लगता है पैसे लेके भाग गया। अरे नहीं यार गोपू ऐसा थोड़ा है। तो फिर कहाँ है गोपू? उससे बोलो हमारे पैसे वापस करे।
और ना भगवान के पास से डायरेक्टली भेजना पड़ेगा लॉटरी के रिजल्ट देखने के लिए। अरे गोपाल थोड़ा बेवकूफ तो है, पर दिल का अच्छा है। क्या पता वो हमारे पैसे लेके वापस आ जाए। नहीं आया तो उसकी हॉकी स्टिक से दोनों टांगे तोड़नी पड़ेंगी। एक हफ्ते बाद गांव के चौक पे गोपू फिर से सबसे मिलने आता है। तभी वहां से गोपू चलते हुए आता है। सब लोग उसे देखते हैं कि ये पागल वागल हो गया है क्या। अरे गोपू कहाँ था तू? ध्यान कर रहा था मैं। ध्यान? हाँ हाँ, मेडिटेशन। मैं सोचने गया था कि हम लोग ना अपना लक कैसे इम्प्रूव करें। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? अरे सीरियसली यार, लॉटरी मिस हो गई तो क्या? मैं तो ये देखने गया था कि अगली लॉटरी ड्रॉ में कैसे जीता जाए। और ये मेडिटेशन का आइडिया कहाँ से आया तेरे को? अंदर की आवाज। और हमारे पैसे? वो तो इन्वेस्ट हो गए। भाई रिस्क लेने से ही अवार्ड मिलता है ना आखिरकार। गोपू तुम्हारे पैसे वापस कर रहा है, तुझे हॉस्पिटल जाना है। अरे भोले काका, मैं अगले महीने की लॉटरी के लिए रेडी कर रहा हूँ और इस बार हम सब मेडिटेट करेंगे। ये गोपू बंदा कमाल, स्कैम करते हुए भी इतना कॉन्फिडेंस। इसकी तो कि तभी ये समझेगा। तुम सबके पैसे ना मेरे पास ही पड़े हैं, ठीक है? ज्यादा बोलोगे तो सस्ती उड़ा दूंगा। तो पैसे कमाना अच्छी चीज है, पर उस पैसे का क्या करना है ये जानना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और गोपू जैसे लोगों पे भरोसा करना अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है।